होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट कर दिया था, है ना। और होमोमॉर्फिज्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने कर्नल और रेंज पढ़ लिया था क्या? कर्नल और रेंज पढ़ लिया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने? नहीं पढ़ा था, एग्जाम्पल्स देखे थे बस ना। एग्जाम्पल्स देख लिए थे। आज पढ़ना है समाकारिता की अष्टी समाकारिता की अष्टी एवं समाकारिता का परिसर। अष्टी एवं परिसर, कर्नल एंड रेंज ऑफ homomorphism। कर्नल एंड रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसकी बात करते हैं। कर्नल एंड रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हाँ लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज कर ली थी। तो कर्नल एंड रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखते हैं कि माना कि f फ्रॉम g टू g डैश एक समाकारिता है let f from g to g dash be a homomorphism। let f from g to g dash be a homomorphism, है ना। let f from g to g dash be a homomorphism। तो अगर ये एक समाकारिता है तथा ई डैश समूह जी डैश का तत्समक अवयव है एंड ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी डैश एंड ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी डैश E dash is the identity of group G dash। E dash समूह G dash का तत्समक अवयव है। तो कर्नल ऑफ F समाकारिता की अष्टी, तो समाकारिता की अष्टी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म KER ऑफ F बोल सकते हो। कैसे परिभाषित होता है? प्रांत के वो सभी बिंदु ऑल सच x बिलोंग्स टू G जिनके लिए f ऑफ x बराबर E डैश हो। डोमेन के वो सभी पॉइंट्स जिनका इमेज को डोमेन की आइडेंटिटी होता हो। डोमेन के वो सभी पॉइंट्स जिनका इमेज को डोमेन की आइडेंटिटी होता हो कर्नल कहलाता है ना। डोमेन में जितने भी अवयव हैं, प्रांत में जी में जितने भी अवयव हैं जिनका प्रतिबिंब ई डैश होता हो, उन सभी अवयवों का समुच्चय समाकारिता का कर्नल या अष्टी कहलाता है। इसी प्रकार ये समाकारिता की अष्टी हो गई। और समाकारिता का परिसर जो होता है, समाकारिता का परिसर या परास जो होता है, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये तो नॉर्मल फंक्शन का रेंज है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म को आप लिख सकते हो आर रेंज ऑफ एफ, या आप इसको एफ ऑफ जी भी बोल सकते हो क्योंकि प्रांत के इमेजेस का कलेक्शन है। तो एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश जहां एक्स बिलोंग्स टू जी हो। डोमेन जी में जो भी अवयव हैं उनके इमेजेस का कलेक्शन होता है रेंज। आप फंक्शन पढ़ा है आपने, फलन पढ़ा है, फलन में भी रेंज जो होता है वो डोमेन के सभी एलिमेंट्स के इमेजेस का कलेक्शन होता है।
तो यहाँ पर भी जो रेंज है वो डोमेन के सभी एलिमेंट्स के इमेजेज का कलेक्शन है। सो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेज ऑफ डोमेन। तो समाकारिता की एसटी हो गई, समाकारिता का परास हो गया या परिसर हो गया। डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका इमेज कोडोमेन की आइडेंटिटी हो वो होता है एसटी या कर्नल, और डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस का कलेक्शन होता है रेंज या परास। उदाहरण देख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आपने कौन सा एग्जाम्पल देखा था उसमें, फर्स्ट एग्जाम्पल आई गेस आपने देखा था कि f फ्रॉम z टू z जहां fx इज इक्वल टू 5x, fx इज इक्वल टू 5x। तो सबसे पहला काम है कि आपको ई डैश फाइंड करना। अब यहाँ ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश बराबर तो z की आइडेंटिटी 0, कोडोमेन z की आइडेंटिटी 0। अब fx बराबर ई डैश को सॉल्व करना है। अब fx बराबर ई डैश का मतलब हो गया fx बराबर 0, और fx बराबर क्या है बच्चों, 5x बराबर 0। तो 5x बराबर 0 तो तभी हो सकता है जब x बराबर 0। इसीलिए इस फंक्शन का कर्नल जो होता है वो हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक अवयव रखता है 0। ये सिर्फ और सिर्फ एक अवयव रखता है 0। और जब आप इसके रेंज की बात करोगे तो रेंज होता है डोमेन के सभी एलिमेंट्स के इमेजेस का कलेक्शन। तो डोमेन में आपके पास z है, उनके सभी एलिमेंट्स का इमेज निकाल कर उसका सेट देखो क्या होता है। लिख लो इसे पहले आप लोग, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। कर लिया, ओके। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, इसका रेंज क्या होगा। अब डोमेन क्या है, g बराबर z है, z के अवयव हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। अब आपने f ऑफ g किया तो डोमेन के सभी एलिमेंट्स का इमेज निकाला। तो 0 का इमेज 5 इंटू 0 0, 1 का इमेज 5, माइनस 1 का माइनस 5, 2 का 10, माइनस 2 का माइनस 10, ऐसे ही ये ऐसा चल गया। तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट 5z, z के सभी एलिमेंट्स को 5 से गुणा कर दिया। तो इसीलिए डोमेन हो गया 0 और रेंज हो गया 5z। इसका डोमेन है 0 और इसका रेंज है 5 इंटू z, 5z, है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, एक एग्जाम्पल आपने देखा था, दूसरा एग्जाम्पल f फ्रॉम z टू zn जहां f ऑफ x बराबर x मॉड n, f ऑफ x बराबर x मॉड n। अब आप यहां देख सकते हो बच्चों z से zn f ऑफ x बराबर x मॉड n है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप देखो कि ई डैश बराबर क्या है, ई डैश बराबर zn की आइडेंटिटी है 0। अब f ऑफ x बराबर ई डैश का मतलब हुआ f ऑफ x बराबर 0, और f ऑफ x बराबर 0 इसका मतलब x मॉड n बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x को n से भाग देने पर मिलने वाला शेषफल 0 है। x को जब आप n से डिवाइड कर रहे हो तो मिलने वाला जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 है। तो ऐसे x कौन से होंगे, x बराबर 0 हो सकता है, n हो सकता है, या प्लस माइनस n, क्योंकि n को n से भाग दोगे तो शेषफल 0 मिलेगा, 2n को n से भाग दोगे शेषफल 0 मिलेगा। तो इस तरह से ये सारे x आपको मिलेंगे। इसीलिए कर्नल इस बार क्या हो गया,
एन जेड। इस फलन का, इस समाकारिता का कर्नल इस बार 0 नहीं है, इस बार इसका कर्नल एन जेड है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। रेंज निकालना है, रेंज निकालोगे तो परास या रेंज क्या हो जाएगा। अब एफ ऑफ जेड, अब आप जानते हो बच्चों कि यहाँ पर g बराबर z है, तो z के अवयव होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। और इनके जब सभी अवयवों का इमेज निकालोगे तो 0 का इमेज तो 0 ही होगा, 0 को n से भाग दोगे तो शेषफल 0 मिलेगा, 1 को n से भाग दोगे तो शेषफल 1 मिलेगा, 2 को n से भाग दोगे तो शेषफल 2 मिलेगा, 3 को n से भाग दोगे शेषफल 3 मिलेगा, n माइनस 1 को n से भाग दोगे शेषफल n माइनस 1 मिलेगा, और n को n से भाग दोगे तो वापस शेषफल 0 हो जाएगा, n प्लस 1 को n से भाग दोगे तो वापस शेषफल 1 हो जाएगा। मतलब इसमें रेंज में बस भिन्न अवयव यही मिलेंगे। इसका मतलब कि इसका रेंज तो पूरा का पूरा Zn के बराबर हो गया, रेंज और कोडोमेन तो इसमें बराबर हो गए। ये दूसरा एग्जाम्पल था, है ना। डोमेन तो Z है, रेंज यहाँ पर Zn का Zn हो गया। और कर्नल निकालने का तरीका क्या है, पहले तो आप ई डैश निकालो, कोडोमेन की आइडेंटिटी निकालो कि भाई ई डैश क्या है। एक बार ई डैश पता चल जाए तो एफ एक्स बराबर ई डैश को रखकर सॉल्व कर दो, और उसके बाद x के जिन जिन डोमेन में जो जो x हैं, g में जो जो x हैं, जिसके लिए एफ एक्स बराबर ई डैश आता हो, उनका कलेक्शन ही कर्नल कहलाता है। ठीक है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखो, f फ्रॉम आपने मान लो ले लिया z टू c नॉट, जहाँ f ऑफ x बराबर आयोटा की पावर x हो, f ऑफ x बराबर आयोटा की पावर x हो, ये भी एक समाकारिता है। अब इसमें देखो, अब c नॉट बराबर ई डैश बराबर क्या है, c नॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप होता है, तो इसकी आइडेंटिटी, इसका तत्समक अवयव 1 होगा, तो ई डैश बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर c नॉट की आइडेंटिटी हो गई 1। अब इसीलिए एफ एक्स बराबर ई डैश लिखने का मतलब है कि एफ एक्स बराबर 1, आयोटा की पावर x बराबर 1। अब आपने पढ़ा होगा कि आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर 2 माइनस 1 होता है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 फिर से 1 हो जाता है, और फिर आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा फिर 1 चलता है। मतलब जब भी आयोटा का पावर 4 के गुणज में होगा तो 1 होगा। इसका मतलब x बराबर 4 इंटू k, जहाँ k बिलोंग्स टू z हो। इसीलिए कर्नल क्या हो जाएगा, 4 के मल्टीपल वाला 4z, कर्नल हो गया 4z, और रेंज क्या हो गया, आयोटा का कोई भी पावर करोगे, चाहे कोई भी इंटीजर पावर करो आप आयोटा का, हर इंटीजर पावर में आपको यही 4 नंबर मिलेंगे, आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 1। बाद में भी यही चारों चीजें रिपीट होती रहती हैं। इसीलिए रेंज इसका ये होगा और कर्नल होगा 4z। रेंज होगा ये, कर्नल होगा 4z, है ना बच्चों। तो इस तरह से आप इनका रेंज और कर्नल ज्ञात कर सकते हो। कर्नल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स बराबर ई डैश को सॉल्व करना है, और रेंज निकालने के लिए जी के सभी एलिमेंट को लिखकर उनके इमेजेस का सेट बना देना है। तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कर्नल भी पता चल जाएगा और रेंज भी पता चल जाएगा। ओके बच्चों, लिख लिया, इन्हें लिख लो। तो इस तरह से आप किसी भी समाकारिता का कर्नल और रेंज बता सकते हो, किसी भी समाकारिता का कर्नल और रेंज बता सकते हो। फिर से समझाना सर प्लीज। देखो, कर्नल निकालने के लिए पहला काम है कि देखो कि सह प्रांत कौन सा है, जी डैश कौन सा है, उसका तत्समक अवयव लो। उसका तत्समक अवयव ई डैश कहलाता है, दिया हुआ है स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले देखो कि सह प्रांत कौन सा है, उसका तत्समक अवयव ई डैश पता कर लो, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स बराबर ई डैश एक समीकरण बन गया, इस समीकरण को हल कर लो।
x के जिन जिन मान के लिए fx बराबर ई डैश आता हो और जो x g के अवयव हों उनका सेट बना लो, वही कर्नल कहलाता है। और रेंज निकालने के लिए आप g के सभी अवयवों को लिख दो और हर अवयव के इमेज को, हर अवयव का प्रतिबिंब निकाल लो और उनके प्रतिबिंब का सेट बना लो, वो रेंज कहलाता है। वही काम करना है, वही काम किया गया है। समझ गए? आगे बढ़े। एक बच्चे ने कहा कि ये है फर्स्ट स्लाइड और ये सेकंड। अब थर्ड पे आते हैं। अब आ जाओ थर्ड स्लाइड पे। तो थर्ड स्लाइड अब सर बिल्कुल लास्ट में एफ जी कैसे निकाला एक बार बताना। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है आपने, इसका मतलब भाई जी बराबर है, बराबर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। तो एफ जी होगा आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर -4 डॉट 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 बराबर आयोटा की पावर 0 1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, 1 बटा आयोटा बराबर माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर आयोटा की पावर 1 बटा आयोटा की पावर 3 बराबर आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 होता है, ये भी 1 होता है। अब आगे के सारे टर्म बार बार रिपीट होते जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि आयोटा की पावर किस तरह से निकाले जाते हैं। तो एक आयोटा -1, यही 4 भिन्न अवयव आपको मिलेंगे, इसीलिए एफ ऑफ जी यहां पर इतना हुआ। पॉइंट लिखो, यदि एफ जी से जी डैश एक समाकारिता है, if f from g to g dash is a homomorphism, if f from g to g dash is a homomorphism, if f from g to g dash is a homomorphism, then यदि f g से g dash एक समाकारिता है तो पहला कर्नल ऑफ f जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है g का। कर्नल ऑफ एफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तथा दूसरा जो रेंज ऑफ एफ होता है, एफ ऑफ जी होता है, वो जी डैश का सब ग्रुप होता है। ठीक है, उसका नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं है, रेंज जो होता है वो जी डैश का सब ग्रुप होता है, रेंज का नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? कर्नल जो होता है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, रेंज जो होता है वो जी डैश का सब ग्रुप होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, कर्नल और रेंज आपने, और आप देख भी सकते हो कि मुश्किल भी नहीं है। सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप दिखाते हो कि भाई 2 एलिमेंट, आप सबसे पहली बात तो आपकी, चूंकि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश होता है, आपने समाकारिता के गुणधर्म में पढ़ा है एफ ऑफ ई बराबर ई डैश। अब अगर एफ ऑफ ई बराबर ई डैश है तो कर्नल किसे कहते हैं? जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जिनका प्रतिबिंब ई डैश हो, जिनका भी इमेज ई डैश होगा वो सारे एलिमेंट्स कर्नल के एलिमेंट होते हैं। इस हिसाब से ई हमेशा कर्नल का एलिमेंट होगा क्योंकि ई का इमेज ई डैश होता है, इसीलिए ई कर्नल का एलिमेंट होगा। और कि ई कर्नल का एलिमेंट है, इसका मतलब कर्नल का जो एलिमेंट है वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। कर्नल का एलिमेंट, कर्नल कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। अब यदि x और y 2 अवयव आपने ले लिए कर्नल में,
x और y दोनों ही कर्नल ऑफ f के अवयव हैं, तो कर्नल की परिभाषा के अनुसार f ऑफ x बराबर भी e डैश होगा तथा f ऑफ y बराबर भी e डैश होगा। कर्नल में वही अवयव आते हैं जिनका प्रतिबिंब e डैश होता हो, तो दोनों के ही दोनों e डैश हो जाएंगे। इसीलिए f ऑफ एक्स वाई इनवर्स बराबर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स। समाकारिता है तो अलग अलग कर सकते हो, और कल ही आपने पढ़ा था समाकारिता के गुणधर्म में एफ ऑफ वाई इनवर्स को आप एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स लिख सकते हो, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स भी ई डैश है, एफ ऑफ वाई भी ई डैश है, तो ई डैश इंटू ई डैश का इनवर्स बराबर ई डैश। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के इनवर्स से गुणा करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स भी अगर ई डैश हो गया, इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स जो हुआ बच्चों वो भी कर्नल का अवयव हो गया। और आपने किसी को भी सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, दो एलिमेंट उठाना होता है, एक को दूसरे के इनवर्स से ऑपरेट करना होता है और दिखा देना होता है कि प्रोडक्ट भी उसी के अंदर है। ठीक है, लिखो। ओके, तो एक्स वाई इनवर्स भी जब कर्नल में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट उठाया, एक को दूसरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वापस उसी में आ गया। इसका मतलब कि कर्नल जो हुआ वो सब ग्रुप हो गया, कर्नल जो हुआ वो जी का सब ग्रुप हो गया। और अब इसके बाद आपको अगर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो इसी तरीके से आप नॉर्मल सब ग्रुप भी दिखा सकते हो। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको एक एलिमेंट जी से उठाना पड़ेगा और एक एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ से उठाना पड़ेगा, एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स। अगर जी एक्स जी इनवर्स का इमेज भी ई डैश आ गया तो ये भी कर्नल में आ जाएगा। अब एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स को लिख सकते हो एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी का होल इनवर्स। आप जानते हो एफ ऑफ एक्स बराबर ई डैश हो जाएगा क्योंकि वो तो कर्नल में है, तो इसीलिए एफ ऑफ जी इंटू जी डैश हो गया बराबर ये भी ई डैश हो गया। एफ ऑफ जी का एफ ऑफ जी के इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा ना, और ये एफ ऑफ एक्स क्यों गायब हो गया, एफ ऑफ एक्स खुद ई डैश के बराबर था, वो खुद कर्नल का अवयव है तो इसीलिए वो ई डैश होगा। अब इसीलिए बच्चों की जी एक्स जी इनवर्स का भी इमेज ई डैश हो गया, तो इसीलिए जी एक्स जी इनवर्स भी कर्नल का अवयव हो गया, और इसीलिए कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो किसी भी समाकारिता की जो अष्टी है वो हमेशा विशिष्ट उपसमूह होता है, और चेक करने के लिए वही जैसे नॉर्मल सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं वो देख लेना है, और सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं। सब ग्रुप चेक करने के लिए दो एलिमेंट उठाओ, एक को दूसरे के इन्वर्स से गुना करके दिखा दो कि रिजल्ट वापस उसी के अंदर आ गया। और नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए एक एलिमेंट सब ग्रुप से उठाओ, एक एलिमेंट ग्रुप से उठाओ, और दिखा दो कि जो कॉन्जुगेशन है सब ग्रुप के एलिमेंट को बीच में रखा, ग्रुप के एलिमेंट को आगे और उसके इन्वर्स को पीछे रखा, और दिखा दिया कि रिजल्ट वापस उसी सब ग्रुप में अंदर आ गया। अगर ऐसा होता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है।
यही पढ़ा है आपने। कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप है, और अगर दूसरा आपको दिखाना है कि रेंज, तो चूंकि एफ ऑफ ई बराबर ई डैश है, इसका मतलब कि ई डैश रेंज में आ जाएगा। ई डैश हमेशा एफ ऑफ जी का अवयव होगा, क्योंकि जी अगर ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी ई तो होना ही होना है, तो उसका इमेज अगर ई डैश होता है तो ई डैश हमेशा रेंज में होगा, इसीलिए रेंज भी एम्प्टी सेट नहीं है। अब दो एलिमेंट आप रेंज में ले लो। अब यदि x और y अगर g के अवयव हैं तो एक्स वाई इन्वर्स भी g का अवयव होगा, इसीलिए x और y g के अवयव हैं तो f ऑफ x और f ऑफ y जो होंगे वो रेंज के अवयव होंगे f ऑफ g के, उनके इमेजेस का सेट ही रेंज होता है। इसका मतलब एक अवयव को दूसरे अवयव के प्रतिलोम से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इनवर्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स, ये भी एफ ऑफ जी का अवयव हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई इनवर्स जी का अवयव है। एक्स वाई इनवर्स जी का अवयव है तो एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स एफ ऑफ जी का अवयव हो गया। तो आपने दिखाया कि एफ ऑफ जी के दो अवयव को लिया, एक को दूसरे के इनवर्स से गुणा किया, रिजल्ट वापस एफ ऑफ जी में आ गया, इसीलिए एफ ऑफ जी जो होता है वो जी डैश का सब ग्रुप होता है। जिस ग्रुप का सबसेट होगा उसी ग्रुप का सब ग्रुप बनेगा, है ना। जिस ग्रुप का सबसेट होगा उसी ग्रुप का सब ग्रुप बनेगा, इसीलिए ऐसा होता है। लिख लो आप लोग इसे। तो ये बात हुई बच्चों कर्नल की और रेंज की। कर्नल जी का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है और रेंज जी डैश का सब ग्रुप। कर्नल डोमेन का सब ग्रुप और रेंज कोडोमेन का सब ग्रुप। आगे बढ़े, लिख लिया हो तो यस। ओके बच्चों, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, प्रूफ था, समझ गए वही काफ़ी है ना। अब समाकारिता के गुणधर्म, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं। समाकारिता के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बैक करूं, कुछ और प्रॉपर्टीज है मैंने कहा, चलो जल्दी लिखो बच्चे। और इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये तो वैसे भी प्रूफ है, प्रूफ लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, बस याद रखो कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है डोमेन का, और रेंज जो होता है वो सब ग्रुप होता है डोमेन का, कोडोमेन का, बस इतना ही ध्यान रखना है। कर्नल जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, रेंज जी डैश का सब ग्रुप है, बस ठीक है। बढ़ूं आगे। So properties of homomorphism, माना कि f from G to G डैश एक समाकारिता है। माना कि f from G to G डैश एक समाकारिता है। Let f from G to G dash is a homomorphism। माना कि f from G to G dash एक समाकारिता है। Let f from G to G dash is a homomorphism। ठीक है,
पहला पॉइंट है कि अगर G से G डैश समाकारिता है तो आप यहाँ G रख लो और यहाँ पर G डैश रख लो। यदि G चक्रीय समूह होगा, G डैश मत रखो, सॉरी, G डैश तो कोडोमेन हो जाता है, आप G से F ऑफ G तक जा सकते हो। अगर G चक्रीय समूह होगा तो F ऑफ G भी चक्रीय समूह होगा। चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब चक्रीय होता है। G अगर आबेली है तो F ऑफ G भी आबेली समूह होगा। G अगर आबेली समूह है तो F ऑफ G भी आबेली समूह होगा, और G अगर अनाबेली है, G अगर अनाबेली समूह है तो F ऑफ G जो है वो आबेली भी हो सकता है और अनाबेली भी हो सकता है। आबेली और अनाबेली में से कुछ भी हो सकता है। F ऑफ G आबेली भी हो सकता है और अनाबेली भी हो सकता है। समझ गए? तो if G is cyclic then F of G is cyclic, if G is abelian then F of G is abelian, and if G is non-abelian then F of G could be abelian or non-abelian। इसको अगर आप शब्दों में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब, चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब चक्रीय होता है। चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब चक्रीय होता है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। homomorphic image of a cyclic group is cyclic। second, first हो गया homomorphic image of a cyclic group is cyclic। second हो गया homomorphic image of an abelian group is abelian। 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 आबेली समूह का समाकारी प्रतिबिंब आबेली होता है। ठीक है, आबेली समूह का समाकारी प्रतिबिंब आबेली होता है। एंड थर्ड, अनाबेली समूह का समाकारी प्रतिबिंब आबेली या अनाबेली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आबेली या अनाबेली हो सकता है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ नॉन abelian group, homomorphic image of a non-abelian group, homomorphic image of a non-abelian group could be abelian or non-abelian। homomorphic image of a non-abelian group could be abelian or non-abelian। अनाबेली समूह का समाकारी प्रतिबिंब आबेली या अनाबेली हो सकता है। homomorphic image of a non-abelian group could be abelian or non-abelian। आप इसे देख भी सकते हो, जैसे कि चक्रीय समूह है, मैं बता देता हूँ स्केच प्रूफ का, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि G बराबर एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A हुआ, मतलब इसके अवयव कैसे होंगे, A raised to power n where n belongs to Z। तो रेंज क्या हो जाएगा, F ऑफ G क्या हो जाएगा, समाकारी प्रतिबिंब है, तो इसमें G के जो भी अवयव होते हैं उनके इमेजेस का कलेक्शन होता है। रेंज हो जाएगा G के सभी अवयव के इमेजेस का कलेक्शन। और समाकारिता की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ाई है बच्चों कि F ऑफ A की पावर n बराबर होता है F ऑफ A की पावर n, का मतलब एंगुलर ब्रैकेट ऑफ F ऑफ A। तो आप देख सकते हो अगर G A से जनरेट हो रहा है तो उसका जो रेंज होता है, जो उसका होमोमॉर्फिक इमेज होता है, वो होता है F ऑफ A से जनरेट होता है। तो यहाँ पर आपने इसके 2 लाइन के प्रूफ में आपने ये देखा कि अगर समूह चक्रीय है तो रेंज भी
साइक्लिक होगा, चक्रीय होगा। और साथ ही साथ ये भी देख लिया इसमें कि अगर g का एक जनक a है तो f ऑफ g का जनक f ऑफ a होगा। जनक का प्रतिबिंब भी जनक ही है, जनरेटर का इमेज भी जनरेटर ही है। अगर g a से जनरेट हो रहा है तो f ऑफ g f ऑफ a से जनरेट हो रहा है, एंगुलर ब्रैकेट ऑफ f ऑफ a के बराबर हुआ। तो इसीलिए ये चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब चक्रीय होता है और जनक का प्रतिबिंब भी जनक होता है। आगे बढ़ूं। लिख लिया सबने? ओके बच्चों, आबेली समूह को देखना और आसान है भाई। अगर G आपका आबेली समूह है, दूसरा यदि G आबेली है, अगर G आबेली हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू G, एक्स वाई बराबर वाई एक्स है। दोनों तरफ f लगा दो, f ऑफ एक्स वाई बराबर f ऑफ वाई एक्स हो गया। और इसका मतलब f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बराबर f ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया। f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई बराबर f ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो रेंज के भी सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं, इसका मतलब f ऑफ g आबेली है। तो अगर g आबेली है तो f ऑफ g भी आबेली है। देखो क्या है इसमें, एक्स वाई बराबर वाई एक्स, दोनों तरफ f लगाकर समाकारिता की प्रॉपर्टी यूज करके अलग अलग कर दो। तो इसलिए अगर g आबेली है तो f ऑफ g भी आबेली होगा। तो ये तो इनके प्रूफ हो गए। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, इनके प्रूफ की जरूरत है नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? हाँ, पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि एच जी का सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एच जो होता है वो एफ ऑफ जी का सब ग्रुप होता है। मतलब कि उप समूह का, और एफ ऑफ जी का सब ग्रुप है तो इसका मतलब एफ ऑफ एच जो होगा वो जी डैश का भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि सब ग्रुप का सब ग्रुप तो सब ग्रुप होता है ना। तो एफ ऑफ जी जी डैश का सब ग्रुप है। पहले ही देख चुके हो कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सब ग्रुप होता है समाकारिता में। तो एफ ऑफ एच रेंज का सब ग्रुप हुआ, रेंज होता है वो कोडोमेन का सब ग्रुप होता है। तो ट्रांजिटिविटी से एफ ऑफ एच कोडोमेन जी डैश का भी सब ग्रुप होगा। और ये पहला पॉइंट हो गया। एच जी का सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एच जी डैश का सब ग्रुप होगा। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उप समूह का समाकारी प्रतिबिंब उप समूह होता है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ subgroup is a subgroup. Homomorphic image of a subgroup is a subgroup. ठीक है, तो उप समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी उप समूह होता है। दूसरा पॉइंट देख सकते हो, यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एच एफ ऑफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बट आप जानते हो कि नॉर्मल सब ग्रुप में ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता, इसीलिए आप लिखोगे कि परंतु एफ ऑफ एच का जी डैश में विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। जी डैश में विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। If H is a normal subgroup of G, if H is a normal subgroup of G, then f of H is a normal subgroup of f of G. If H is a normal subgroup of G, then f of H is a normal subgroup of f of G. But f of H need not be normal in G dash.
बट एफ ऑफ एच नीड नॉट बी नॉर्मल इन जी डैश। आप एक एग्जाम्पल देख दो कि मान लो आपने f बनाया Z6 से S3 पर, और जहां f ऑफ 1 बराबर आपने डाल दिया 1 2, तो आप देख सकते हो बच्चों ये हो गया 0, या ऐसे रख लो 1 2 3 4 5 0, ये होता है 1 या 1 2, फिर 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 और आइडेंटिटी, ऐसा ही हो गया। बताओ एक का इमेज अगर 1 2 है, ये आपने f बना दिया, एक का इमेज अगर 1 2 है तो 2 का इमेज क्या हो जाएगा 1 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 2 मतलब 1 जोड़ 1 होता है, एक एडिशन मॉडुलो 6 1, तो 2 का मतलब हो गया 1 2 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। 3 का मतलब हो गया 1 2 का क्यूब, वापस 1 2 हो गया। 4 का मतलब हो गया 1 2 का स्क्वायर वापस आइडेंटिटी। 5 का मतलब पावर 5 करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे, 6 करोगे तो वापस आइडेंटिटी पे। अब इस एग्जाम्पल को देख लो, इसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक समाकारिता है ना। समाकारिता क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि S3 में S3 में 1 2 का ऑर्डर 2 होता है, S3 में 1 2 का ऑर्डर 2 होता है, और Z6 में 1 का ऑर्डर 6 होता है, और इमेज का ऑर्डर प्री इमेज के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 6 को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए होमोमॉर्फिज्म तो बनेगा ही, दिख भी रहा होगा, आइडेंटिटी का इमेज आइडेंटिटी ही दिख रहा है आपको, तो एक समाकारिता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं इस समाकारिता की अष्टी क्या होगी, अब इस समाकारिता की अष्टी क्या होगी, तो समाकारिता की अष्टी कर्नल क्या हो गया, कर्नल ऑफ f बराबर क्या है, कौन कौन से अवयव हैं जो इसकी आइडेंटिटी S3 की आइडेंटिटी 1 पर मैप हो रहे हैं, 2 4 और 0। 3 अवयव हैं जो उस पर मैप हो रहे हैं, 2 4 और 0, तो कर्नल ऑफ f इतना हो गया। रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, परास या परिसर क्या हो जाएगा, तो देखो रेंज में आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से अवयव हैं जो इमेज बन रहे हैं, तो इमेज में कहाँ कहाँ पर तक एरो जा रहा है, तो इमेज बन रहा है या तो 1 2 इमेज बन रहा है या 1 इमेज बन रहा है, या तो 1 इमेज बन रहा है या फिर 1 2 इमेज बन रहा है। तो रेंज में आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, है ना, रेंज में आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा और दूसरा 1 2 मिलेगा, रेंज में ये 2 एलिमेंट मिले। अब आप रेंज को ही देख लो, ठीक है। अब आप मान लो कि यदि H बराबर आपने मान लो Z6 ही ले लिया, पूरा का पूरा ग्रुप ही ले लिया, तो Z6 का नॉर्मल सब ग्रुप है, Z6 हर ग्रुप खुद का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। f ऑफ h क्या हो गया, f ऑफ h जो है वो हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप ही है, तो ये 1 1 2 हो गया, ये f ऑफ g का तो नॉर्मल सब ग्रुप है, f ऑफ g का तो नॉर्मल सब ग्रुप है, परंतु आपको याद होगा 1 1 2 ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है S3 का। S3 में तो 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी A3 और S3। तो आप देख सकते हो f ऑफ h f ऑफ g में तो नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन S3 में नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ये f ऑफ g में तो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, बट वो S3 में नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। आइए बात समझ में, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट।
तो इसीलिए सब ग्रुप का इमेज हमेशा सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज रेंज में नॉर्मल सब ग्रुप होता है, कोडोमेन में नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करता है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं करता। तो इसीलिए उसमें रेंज तक जा सकते हो, वहां तक नहीं जा सकते। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ कि यदि के जी डैश का सब ग्रुप हो, यदि के जी डैश का सब ग्रुप हो, इस बार हम लोग जी डैश में सब ग्रुप ढूंढ रहे हैं। यदि के जी डैश का सब ग्रुप हो तो एफ इनवर्स के का मतलब होता है कि के में जितने भी अवयव हैं उनके प्री इमेजेज का कलेक्शन, डोमेन के वो सभी अवयव जिनका इमेज के अंदर आता हो, डोमेन के वो सभी एलिमेंट्स जिनका इमेज के अंदर आता हो, ये कहलाता है एफ इनवर्स के। समझ गए? प्रीवियस स्लाइड लिखो। एक बार फिर से बता दूं, एक का इमेज 1 2 दिया हुआ है, एक का इमेज 1 2 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 2 बराबर क्या होगा? एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 बराबर एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 बराबर 1 2 गुना 1 2, 1 2 गुना 1 2 बराबर आइडेंटिटी होता है। आपने ये तो पढ़ा ना कि एफ ऑफ ए रेज टू पावर एन, एफ ऑफ ए रेज टू पावर एन बराबर एफ ऑफ ए की पावर एन होता है। ये प्रॉपर्टी देखी ना समाकारिता में? तो जब आपने ये प्रॉपर्टी देखी है तो एक का इमेज 1 2 है, तो 1 स्क्वायर 2 बराबर क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 1 एडिशन मॉडुलो 6 1, तो 2 1 का स्क्वायर हुआ, तो 2 का इमेज 1 2 का स्क्वायर होगा। 3 का इमेज 3 बराबर 1 का क्यूब होता है, क्योंकि संक्रिया जोड़ की है ना, एडिशन मॉडुलो 6 की है, तो 3 मतलब 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 एडिशन मॉडुलो 6 1, तो 3 बार 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 का क्यूब का इमेज क्या होगा? एफ ऑफ ए का क्यूब 1 2 का क्यूब, तो 2 ऑर्डर का होता है, तो 1 2 का स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया, तो क्यूब किया तो वापस 1 2 हो गया, पावर 4 किया तो वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ूं? लिख लिया इसे? यदि के सब ग्रुप ऑफ जी हो तो एफ इनवर्स के बराबर ये भी एफ इनवर्स के जो होता है भी जी का उपसमूह होगा। मतलब कि सब ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज तो सब ग्रुप होता ही है, सब ग्रुप का होमोमॉर्फिक प्री इमेज भी सब ग्रुप ही होता है। सब ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज तो सब ग्रुप होता ही था, सेकंड वाले पॉइंट में देखा। थर्ड वाले पॉइंट में आप ये देख रहे हो कि सब ग्रुप का होमोमॉर्फिक प्री इमेज, ये प्री इमेज हुआ ना, ये जीडस के अंदर आपको मिल रहा है, को डोमेन के अंदर आपने सब ग्रुप बनाया, उसका प्री इमेज है वो डोमेन के अंदर सब ग्रुप होगा। कन्वर्स भी ट्रू है ना? यदि के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश है वो, इफ के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश, then F inverse K is a normal subgroup of G. If K is a normal subgroup of G dash, then F inverse K is a normal subgroup of G. तो इस तरीके से बच्चों आप सबग्रुप में और नॉर्मल सबग्रुप में भी ये
प्रिजर्व रहता है होमोमॉर्फिज्म के अंदर कि अगर डोमेन में कोई सब ग्रुप है तो उसका इमेज कोडोमेन में सब ग्रुप होगा, डोमेन में कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका इमेज रेंज में नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कोडोमेन में सब ग्रुप तो है, नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। कन्वर्सली अगर कोई कोडोमेन का सब ग्रुप है तो उसका प्री इमेज डोमेन का सब ग्रुप होगा, और अगर कोई कोडोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका प्री इमेज डोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, उसका प्री इमेज डोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई समाकारिता की। समाकारिता में ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, समझ गए? समाकारिता के गुणधर्म। लिख लो, समाकारिता के गुणधर्म। लिख लिया बच्चों? अब आ जाओ, अगला जो है वो तो समाकारिता से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करता है कि फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि एकाएकी फलन किसे कहते हैं, आच्छादक फलन किसे कहते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। एकाएकी एवं आच्छादक फलन बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है। समाकारिता जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट था वो तो आप देख चुके। अब नॉर्मल फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके चेक करना है कि ये फलन एकाएकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें अब आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो लिख लो समाकारिता के प्रकार। समाकारिता के प्रकार। समाकारिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहला जो होता है समाकारिता का प्रकार, वो होता है एकाएकी समाकारिता। एकाएकी समाकारिता जिसे हम लोग कहते हैं वन वन होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म। एकाएकी समाकारिता, वन वन होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म। ओके, एकाएकी समाकारिता, वन वन होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म। तो माना कि या एक समाकारिता, नाम से ही क्लियर है, कोई समाकारिता एकाएकी समाकारिता कब कहलाएगा, जब वो एकाएकी फलन भी हो, वन वन फंक्शन भी हो। एक समाकारिता f फ्रॉम g टू g डैश, एक समाकारिता f फ्रॉम g टू g डैश एकाएकी समाकारिता कहलाता है। एक समाकारिता f फ्रॉम g टू g डैश एकाएकी समाकारिता कहलाता है। अ होमोमॉर्फिज्म f from g to g dash is said to be a monomorphism homomorphism f from g to g dash is said to be a monomorphism if एकाएकी होने के लिए क्या कंडीशन होता है, if for every x comma y belongs to g, f of x equals to f of y implies x equals to y। ये आपने पढ़ा होगा एकाएकी फलन के टाइम पर, है ना। f of x into f of x equals to f of y implies x equals to y। तो ऐसी समाकारिता को एकाएकी समाकारिता, एकाएकी हो गया तो एकाएकी समाकारिता। दूसरा है आच्छादक समाकारिता।
आच्छादक समाकारिता मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का दूसरा नाम एपीमॉर्फिज्म भी है, तो मैं एपीमॉर्फिज्म ही लिख देता हूँ। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तो नाम से ही लग रहा है। आच्छादक मतलब ऑन टू और समाकारिता मतलब होमोमॉर्फिज्म, लेकिन इसका दूसरा नाम है एपीमॉर्फिज्म। तो एपीमॉर्फिज्म क्या होता है कि ऐसी समाकारिता जो आच्छादक भी हो। अगर कोई समाकारिता आच्छादक भी हो जाए तो उसे आच्छादक समाकारिता कहते हैं। तो और आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए? कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हो लिखो एक समाकारिता f फ्रॉम g टू g डैश, एक समाकारिता f फ्रॉम g टू g डैश आच्छादक समाकारिता कहलाता है। आच्छादक समाकारिता कहलाता है। होमोमॉर्फिज्म f फ्रॉम g टू g डैश is said to be an epimorphism. A homomorphism f from g to g dash is said to be an epimorphism. A homomorphism f from g to g dash is said to be an epimorphism if यदि if या तो आप ऐसे लिख लो कि for every y belongs to g dash there exists x belongs to g such that y equals to f of x. आच्छादक फलन देखने का एक तरीका ये भी होता है। और दूसरी तरफ या अर्थात लिख सकते हो दैट इज रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन f of g इक्वल्स टू g डैश। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मीन्स रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन f of g इक्वल्स टू g डैश। समझ में आई बात? f of g equals to g dash. A homomorphism f from g to g dash is said to be an epimorphism if for every y belongs to g dash there exists x belongs to g such that y equals to f of x. y equals to f of x, that is f of g equals to g dash. रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। समझ गए? तो ये आच्छादक समाकारिता हो गया। एकाकी समाकारिता में समाकारिता प्लस एकाकी हो गया। आच्छादक समाकारिता में समाकारिता प्लस आच्छादक हो गया, ऑन टू हो गया। अगर एकाकी और आच्छादक दोनों हो जाएं, मतलब बाइजेक्टिव हो जाए फंक्शन, तो ऐसे समाकारिता जो बाइजेक्टिव भी हो उसे हम लोग तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। एकाकी आच्छादक दोनों हो जाए तो उसे हम लोग आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकारिता कहते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा कि एक समाकारिता f फ्रॉम g टू g डैश एक तुल्यकारिता कहलाता है। एक तुल्यकारिता कहलाता है। एक तुल्यकारिता कहलाता है यदि एक समाकारिता f फ्रॉम g टू g डैश एक तुल्यकारिता कहलाता है यदि f एकाकी एवं आच्छादक फलन हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अब एकाकी क्या होता है वो भी आपने मोनोमॉर्फिज्म में देख लिया। आच्छादक क्या होता है वो भी आपने एपीमॉर्फिज्म में देख लिया। तो जब दोनों चीजें हो जाएं, मतलब मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म का जो इंटरसेक्शन होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म f from g to g dash, a homomorphism f from g to g dash is said to be an isomorphism
a homomorphism f from G to G dash, a homomorphism f from G to G dash is said to be an isomorphism if f is a bijective function. If f is a bijective function, अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव हो जाए तो वो कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म. अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म. समझ गए? अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म. आगे बात समझ में? तुल्यकारिता मतलब समाकारिता तो सब होने चाहिए. समाकारिता के साथ एकाएकी हो जाए तो मोनोमॉर्फिज्म, समाकारिता के साथ आच्छादक हो जाए तो एपीमॉर्फिज्म, और समाकारिता के साथ एकाएकी और आच्छादक भी दोनों हो जाएं तो वो कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म. समझ गए? वो कहलाता है तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म. चौथा है जो कहलाता है अंतरकारिता, अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म. अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म. तो एंडोमॉर्फिज्म बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. अंतरकारिता ये कहता है कि एक समाकारिता f फ्रॉम G टू G एक अंतरकारिता कहलाता है. A homomorphism f from G to G is said to be an endomorphism. A homomorphism f from G to G is said to be an endomorphism. मतलब समाकारिता में अगर G डैश और G बराबर हो जाएं, डोमेन और कोडोमेन बराबर हो जाएं, तो ऐसे समाकारिता को हम लोग अंतरकारिता कहते हैं. A homomorphism f from G to G is said to be an endomorphism. A homomorphism f from G to G is said to be an endomorphism. तो ये चौथा हो गया अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म. और पांचवा कहलाता है स्वाकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म. स्वाकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म. तो स्वाकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक तुल्यकारिता f from G to itself is said to be a तुल्यकारिता, an isomorphism f from G to G, an isomorphism f from G to G is said to be an automorphism. An isomorphism f from G to G is said to be an automorphism. An isomorphism f from G to G is said to be an automorphism. तो अगर किसी ग्रुप से उसी ग्रुप में अगर आपने आइसोमॉर्फिज्म बना दिया, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म बना दिया, तो वो कहलाता है ऑटोमॉर्फिज्म या स्वाकारिता. उसे हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म या स्वाकारिता कहते हैं. समझ गए? ऑटोमॉर्फिज्म या स्वाकारिता कहलाता है. तो ये 5 टाइप के डिफरेंट टाइप के आपके होमोमॉर्फिज्म होते हैं. 5 अलग अलग टाइप के ये होमोमॉर्फिज्म है. समझ गए? हो गया कौन कौन से होमोमॉर्फिज्म है यहाँ पर. पहला हो गया एकाएकी मोनोमॉर्फिज्म, दूसरा आच्छादक एपीमॉर्फिज्म, तीसरा एकाएकी एवं आच्छादक समाकारिता मतलब आइसोमॉर्फिज्म, चौथा होमोमॉर्फिज्म है लेकिन ग्रुप और दोनों ग्रुप समान हैं तो वो कहलाता है अंतरकारिता या एंडोमॉर्फिज्म, और कोई आइसोमॉर्फिज्म है जिसमें दोनों ग्रुप समान हैं तो वो कहलाता है ऑटोमॉर्फिज्म. समझ गए बच्चों? अब इनके एग्जाम्पल देख लो. जो आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं उन्हीं को चेक करते हैं क्योंकि ये सब हैं तो समाकारिता के ही प्रकार. तो पहला एग्जाम्पल देखो,
कि f फ्रॉम r टू r0 जहां fx बराबर 2 की पावर x हो, fx बराबर 2 की पावर x है। f r से r0 पे जा रहा है जहां fx बराबर 2 की पावर x है। आपने देख रखा है कि ये एक समाकारिता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। तो एकाकी और आच्छादक देखने के लिए ग्रुप का कोई यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फंक्शन ही तो नॉर्मल यूज करते हैं। 1 देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, यदि fx बराबर fy हो तो इसका मतलब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y हो जाएगा, और इसका मतलब x बराबर y हो जाएगा। तो ये एकाकी तो हो गया। आच्छादक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 2 की पावर x का जो रेंज होता है, ठीक है, इस टाइप के फलन में 2 की पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए रेंज हमेशा r प्लस होगा। जबकि g डैश बराबर आपको पूरा का पूरा r0 दिख रहा है, इसीलिए fg बराबर g डैश नहीं है। तो ये तो है, ये नहीं है, एकाकी है, आच्छादक नहीं है। तो इसीलिए इस समाकारिता को हम लोग एकाकी समाकारिता कहेंगे। इस समाकारिता को हम लोग एकाकी समाकारिता कहेंगे। इसीलिए f एक एकाकी समाकारिता है। हाँ, अगर आपने इस फंक्शन में कोडोमेन को r0 की जगह r प्लस कर देते तो आच्छादक भी हो जाता, एकाकी और आच्छादक दोनों होने के कारण ये तुल्यकारिता हो जाता। अगर आप थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, उसमें मैं r0 की जगह r प्लस कर दूंगा तो रेंज और कोडोमेन भी बराबर हो जाएंगे, और फिर ये एकाकी के साथ साथ आच्छादक भी हो जाएगा। लिख लो जल्दी से इसे। सर रेंज पूरा r प्लस ही होगा क्या? हाँ, जब डोमेन पूरा r है तो रेंज पूरा r प्लस ही होगा। डोमेन अगर पूरा r है तो रेंज पूरा r प्लस होगा। फिर ये मोनोमॉर्फिज्म हो गया, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? यस। इसीलिए f एक एकाकी समाकारिता है। f इज अ मोनोमॉर्फिज्म और 1-1 होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर आपने f को r से r प्लस पे मैप किया, जहां fx बराबर 2 की पावर x हो, तो f एक तुल्यकारिता हो जाएगा। तो ये एक तुल्यकारिता है। f इज एन आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि देखो 1-1 तो था ही, और रेंज और कोडोमेन को बराबर कर दिया तो ये ऑन टू भी हो गया। 1-1 ऑन टू दोनों होने के कारण ये एक आइसोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है। आपको याद होगा तीसरा एक आपने Z से आपने Zn लिया था, जहां fx बराबर x मॉड n किया था। याद होगा, fx बराबर x मॉड n किया था। तो यहां पर आप देख सकते हो, एकाकी देखने के लिए एकाकी नहीं है ये। आपको पता ही है कि n से भाग देकर शेषफल बराबर है, तो दो शेषफल, दो अलग अलग नंबर को जब आप n से भाग दोगे तो उनके शेषफल बराबर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप जैसे देखो f ऑफ 1 बराबर 1 मॉड n बराबर 1 होगा, और f ऑफ n प्लस 1 बराबर भी n प्लस 1 मॉड n। तो n प्लस 1 को जब आप n से भाग दोगे तब भी शेषफल 1 ही मिलेगा। इसीलिए 1 और n प्लस 1 तो बराबर नहीं है, परंतु उनके इमेजेज आपस में बराबर है।
तो अगर ऐसा हो जाए, अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज मिल जाए, तो इसीलिए ये फलन एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। और जहाँ तक आच्छादक की बात है, आज ही आपने देखा कि इस फलन का रेंज क्या होता है। ऑन टू देखना हो तो इसका रेंज आपको पता है। तुल्यकारिता को इंग्लिश में आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पेज चेंज करो पीछे जरा, उसमें तुल्यकारिता की परिभाषा नहीं लिखवाई है। ये देखो, तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म, एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। जितना आपने यहाँ पर टाइप किया तुल्यकारिता का इंग्लिश बताना प्लीज, उतने में तो आप पीछे पेज करके चेक कर लेते नहीं। सो आच्छादक के लिए, ऑन टू के लिए आपको क्या देखना होगा? ऑन टू के लिए आपने इसका रेंज निकाल रखा था। इसका रेंज आपने देखा था एफ ऑफ जेड बराबर जेड एन पूरा का पूरा आता था, तो ये ऑन टू है ना। इस फलन का आपने रेंज निकाला था, तो ये ऑन टू है, 1 1 नहीं है। इसीलिए एफ जो है, एफ एक आच्छादक समाकारिता है। एफ एक आच्छादक समाकारिता ऑन टू होमोमॉर्फिज्म या एपीमॉर्फिज्म। सो एफ इज एन एपीमॉर्फिज्म, ठीक है, और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये फंक्शन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया या एपीमॉर्फिज्म हो गया। आइए बात समझ में। जेड से जेड एन में एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एन एक एपीमॉर्फिज्म या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल देखो, आपने एक ही समाकारिता देख ही लिया, आपने तुल्यकारिता देख लिया, आपने आच्छादक समाकारिता देख लिया। दो चीजें रह गई देखने को, एक अंतरकारिता और एक स्वाकारिता। तो एक और एग्जाम्पल देखो, एफ फ्रॉम जेड से जेड, जहां एफ फ्रॉम जेड टू जेड, जहां एफ ऑफ एक्स बराबर 5x। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि g बराबर g डैश है, since g is equal to g dash and f is a homomorphism, f is a homomorphism, होमोमॉर्फिज्म में पहले ही देख चुके, बाकी कुछ है भी नहीं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5x प्लस 5y हो जाता है। f इज ए होमोमॉर्फिज्म, इसीलिए f इज एन एंडोमॉर्फिज्म। सो f इज एन एंडोमॉर्फिज्म। f z से z है, जहां एफ एक्स बराबर 5x है, एंड सिंस g इक्वल्स टू g डैश एंड f इज ए होमोमॉर्फिज्म, सो f इज एन एंडोमॉर्फिज्म। दोनों बराबर हो गए और f समाकारिता है, तो ये एक अंतरकारिता कहलाएगा। अंतरकारिता है, साथ ही साथ एकेकी भी है। आच्छादक नहीं है बट एकेकी है, आप देख सकते हो। अंतरकारिता तो है ही, साथ ही साथ एकेकी समाकारिता भी है। मोनोमॉर्फिज्म भी है और एंडोमॉर्फिज्म भी है। एकेकी क्यों है? एफ एक्स बराबर एफ वाई इम्प्लाइज 5x बराबर 5y, और 5x बराबर 5y होने का मतलब x बराबर y। सो एकेकी तो है, हाँ आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है बच्चों? ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसीलिए नहीं है क्योंकि रेंज बराबर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड बराबर आपने निकाल रखा है, इसका रेंज 5z आया था, जो कि z के बराबर नहीं है, तो इसीलिए आच्छादक तो ये नहीं हो पाया। एकेकी समाकारिता भी है और अंतरकारिता भी है, ये दोनों चीज़ों को संतुष्ट करता है, लेकिन आच्छादक नहीं है, तो तुल्यकारिता तो नहीं है। समझ गए? एकेकी भी है और आच्छादक नहीं है, अंतरकारिता भी है। लिख लो इसे। लिख लिया? ओके बच्चों, अब आ जाओ
अगले एग्जाम्पल पे कितने हो गए? 4। पांचवा एग्जाम्पल देखो, पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल है एफ सी से सी है, जहां एफ जेड बराबर जेड बार है। एफ सी से सी जहां एफ जेड बराबर जेड बार है। समाकारिता है, देखो सी से सी है, क्योंकि जेड बराबर जेड बार है, जी बराबर जी डैश है, इसीलिए एफ अंतरकारिता है। समाकारिता है पहले देख चुके हो आप, तो एफ अंतरकारिता है। होमोमॉर्फिज्म तो है ही, जी बराबर जी डैश है। अब आप एकाएकी देख लो, एकाएकी है कि नहीं। तो एकाएकी के लिए एफ ऑफ जेड वन बराबर एफ ऑफ जेड टू करोगे तो आपको मिलेगा जेड वन का बार बराबर जेड टू का बार। और दो ग्रुप जिनके कॉन्जुगेट बराबर हैं तो उनको वो भी बराबर होंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनके कॉन्जुगेट बराबर है, एक बार और कॉन्जुगेट कर दो तो डबल कॉन्जुगेशन वापस उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए एकाएकी तो है। आच्छादक, आच्छादक देखो आच्छादक है या नहीं। आच्छादक, तो आच्छादक में फॉर एवरी z belongs to C there exist z bar belongs to C। हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट होता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, सच दैट f of z bar इज इक्वल टू z बार का बार बराबर z। तो हर एलिमेंट का प्री इमेज, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्री इमेज आपको यहाँ मिल रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, और दोनों ग्रुप भी समान हैं। इसीलिए एफ एक स्वाकारिता है, एफ एक स्वाकारिता है। एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, एफ एक स्वाकारिता है, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। दिस फंक्शन इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। एफ एक स्वाकारिता है। ओके, ये फलन एक स्वाकारिता है, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो। एफ अगर आपने सी नॉट से आर नॉट पे बनाया, जहां एफ ऑफ जेड बराबर मॉड जेड है, उसका मॉडुलस है ना, उस कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस है, एफ ऑफ जेड बराबर मॉड जेड है। अगर ऐसा है तो समाकारिता है, तो आप पहले ही देख चुके हो। अब समाकारिता या देखना चाहो तो एफ ऑफ जेड वन जेड टू बराबर मॉड ऑफ जेड वन जेड टू बराबर मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू बराबर एफ ऑफ जेड वन इंटू एफ ऑफ जेड टू। तो एफ समाकारिता तो है, इसीलिए एफ एक समाकारिता है। जी बराबर जी डैश भी नहीं है, जी बराबर जी डैश भी नहीं है, सी नॉट और आर नॉट अलग अलग है। अब एकाएकी है कि नहीं? एकाएकी, एकाएकी वन वन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक बराबर भी मॉड ऑफ एक बराबर एक होता है, एक का मॉडुलस भी एक होता है, आयोटा का मॉडुलस भी एक ही होता है, मॉड ऑफ आयोटा भी एक ही होता है। अब यहाँ पर एक और आयोटा आपस में बराबर तो नहीं है, परंतु एफ ऑफ एक बराबर एफ ऑफ आयोटा है, तो दो अलग अलग एलिमेंट के सेम इमेज हो गए, तो एकाएकी तो नहीं हो पाएगा। एकाएकी को इंग्लिश में वन वन कहते हैं, आच्छादक को ऑन टू कहते हैं। आप भूल जाते हो, जल्दी लगता है। जैसे पहली बार जब बताया था तो एकाएकी मतलब वन वन बताया था, आच्छादक मतलब ऑन टू बताया था, है ना।
समाकारिता को इंग्लिश में, पूरा टॉपिक समाकारिता पे खत्म हो गया और आपको समाकारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता ना। होमोमॉर्फिज्म कहते हैं समाकारिता को। समाकारिता को इंग्लिश में होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, समाकारिता को इंग्लिश में होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, स्वाकारिता को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, अंतरकारिता को एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी अभी तो पढ़ा आपने सब कुछ। चलो अच्छी बात है। एफ ऑफ वन इक्वल्स टू एफ ऑफ आयोटा हो गया। वन और आयोटा आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन एफ ऑफ वन और एफ ऑफ आयोटा आपस में इक्वल हैं, तो एक ही नहीं हो पाया। और आच्छादक, आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो अगर x प्लस आयोटा वाई है तो x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। इस कारण से एफ ऑफ सी जो होगा, एफ ऑफ सी नॉट बराबर आपको मिलेगा आर प्लस। रेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो जो मॉडुलस होता है सिर्फ जीरो का होता है और जीरो डोमेन में है नहीं, सी नहीं है, सी नॉट है, तो जीरो डोमेन में है नहीं, इसीलिए रेंज हो जाएगा आर प्लस। और को डोमेन है वो है आर नॉट, तो इस कारण से ये आच्छादक भी नहीं है। अब देखो, ये एक ऐसी समाकारिता है जो ना एकी है, ना आच्छादक है और ना ही जी बराबर जी डैश है। तो ये किसी भी स्पेशल केस में नहीं आएगा, ना ये मोनोमॉर्फिज्म बन पाएगा, ना ये एपीमॉर्फिज्म बन पाएगा, ना ये एंडोमॉर्फिज्म बन पाएगा, ना ये आइसोमॉर्फिज्म बन पाएगा और ना ही ये ऑटोमॉर्फिज्म बन पाएगा। इसीलिए एफ केवल समाकारिता है, उसके अलावा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल समाकारिता है। एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ओनली, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ओनली। एफ केवल एक समाकारिता है, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ओनली। समझ गए सर? फिफ्थ एग्जाम्पल का 1-1 बताना। Z1 बराबर ले लो x प्लस आयोटा वाई, Z2 बराबर ले लो या x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है लगता है आपने। ये देखो, Z1 बराबर ले लो x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर ले लो x2 प्लस आयोटा y2। इसीलिए f ऑफ Z1 बराबर f ऑफ Z2 बराबर होने का मतलब हुआ कि f ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 बराबर f ऑफ x2 प्लस आयोटा y2 इम्प्लाइज x1 प्लस आयोटा y1 का बार बराबर x2 प्लस आयोटा y2 का बार बराबर, दिस इम्प्लाइज x1 माइनस आयोटा y1 बराबर x2 माइनस आयोटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं जब इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही आपस में बराबर हों। और जब ये दोनों बराबर हो गए, इसीलिए x1 बराबर इधर x2 हो गया प्लस आयोटा y1 बराबर इधर प्लस आयोटा y2 हो गया, इसीलिए Z1 बराबर Z2 हो गया। समझ में आया? आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये छोटी छोटी चीजें तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। नहीं, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पढ़ा है, Z बार का बार बराबर Z होता है, ऐसा भी पढ़ा होगा। Z बराबर x प्लस आयोटा y है, Z बार बराबर x माइनस आयोटा y हो गया, Z बार का बार मतलब x अगेन x प्लस आयोटा y हो गया बराबर Z।
तो वही चीज़ यूज किया, दोनों तरफ बार लगा दिया तो Z1 बराबर Z2 आ गया सीधा सीधा। अब लो, एक बच्चे ने पूछा सर आयोटा का मॉड 1 होता है क्या? सही है, आयोटा Z का मॉड होता है रूट ऑफ x। क्या क्या बताऊं मैं आपको, आयोटा का मॉड होता है 0 जोड़ 1 आयोटा गुना 1 बराबर रूट ऑफ 0 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। खैर, कल आपकी लास्ट क्लास होगी ग्रुप थ्योरी की, और कल आपकी क्लास थोड़ी पहले होगी, लगभग 2:30 बजे के आसपास में स्टार्ट करूंगा, 2:30 या 3 बजे के आसपास, 3 बजे से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद कल मैं ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा। एक क्लास का मटेरियल रह गया है। ठीक है, चलो ठीक है, तो कल 2:30 बजे रख लेते हैं क्लास, है ना? कल आपका ये ख़त्म कर देता हूँ। ओके।